हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम अब प्रेरणा के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की शिक्षा। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग, आइए समझते हैं। भारत में सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग सामान्यतः जाति व्यवस्था के रूप में पाया जाता है। यानी भारत में सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग सामान्य रूप से जाति व्यवस्था के रूप में पाया जाता है। चार्ल्स कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम एक जाति कह सकते हैं। यानी जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम एक जात कह सकते हैं। भारत में जाति व्यवस्था एक अत्यधिक जटिल संस्था है। इसके निर्माण व विकास के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि इसका सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसके अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जांघ से और शूद्र पैर से पैदा हुए। मनु ने इसी आधार पर प्रत्येक वर्ण के कार्यों को भी निश्चित कर दिया। ब्राह्मणों के कार्य अध्ययन करना, शिक्षा देना, पूजा पाठ करना आदि हैं। क्षत्रियों के कार्य शस्त्रों का प्रयोग करना, यानी क्षत्रियों का कार्य क्या बताया है? अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना, उनकी शिक्षा देना, सेना में कार्य करना, राज्य व्यवस्था कायम रखना आदि हैं। वैश्यों का कार्य कृषि करना, व्यापार करना आदि है। और शूद्रों का कार्य ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो ये कुछ विद्वानों का कहना है। लेकिन फ्रेंच विद्वान अबे डुबायस के अनुसार जाति प्रथा ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है। ये बिल्कुल सच है कि ये फ्रेंच विद्वान के अनुसार जात प्रथा ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक चतुर राजनीतिक योजना है। होकार्ट और सैनार्ड के अनुसार जात व्यवस्था का निर्माण धार्मिक सिद्धांतों और प्रथाओं के कारण हुआ है। डॉक्टर मजूमदार जात प्रथा की उत्पत्ति में प्रजाति आधार को मानते हैं। इस जात प्रथा ने समाज में असमानता की भावना को जन्म दिया है, ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा दिया और अस्पृश्यता मीन्स यानी अस्पृश्यता के मानी छुआछूत
को अपनाया, यानी अस्पृश्यता को अपनाया, जो भारत का एक सामाजिक कलंक बनी। इस जात व्यवस्था ने सामाजिक दृष्टि से अनेक जातियों को सुख सुविधाओं से और अधिकारों से वंचित कर दिया। इनको समाज में रहने, लोगों के साथ उठने बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुएं से पानी पी लेने तक को मना कर दिया गया। इनको अपना व्यवसाय चुनने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। वे भूमिहीन मजदूर थे, उन्हें सबसे कम वेतन मिलता था और श्रम विभाजन में उनका निकट यानी निम्नतम स्थान था। ऊंची जातियों के मोहल्लों में रहने का उनको अधिकार नहीं था। होटल जलपान गृह में घुसने छात्रावासों में रहने, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार भी उन्हें नहीं था। शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं उनको प्राप्त नहीं थी। देश के अंदर सामाजिक रूप से वंचित इस वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी। यानी देश के अंदर सामाजिक रूप से वंचित इस वर्ग की संख्या बहुत अधिक थी। यह वर्ग सामाजिक दृष्टि से वंचित होने के कारण सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी वंचित हो गया। यानी समाज से तो वंचित हो ही गया, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ गया और वंचित हो गया। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी वंचित हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से वंचित वर्ग। आर्थिक दृष्टि से भारतीय समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित है। एक धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। इन दोनों वर्गों के साथ साथ एक तीसरा वर्ग भी है जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। इस वर्ग के कुछ लोग कभी धनी वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो कभी निर्धन वर्ग की श्रेणी में आते हैं। भारत में निर्धन वर्ग की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। इस वर्ग के लोग किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों से या तो घर का काम लेते हैं या उनको किसी काम पर लगा देते हैं। ऐसे बालक घरेलू नौकर बनकर चाय की दुकानों, होटलों और अन्य दुकानों पर नौकरी करके, कारखानों में छोटा मोटा काम करके, जूता पॉलिश करके, गाड़ियों को साफ करके या फल सब्जी बेचकर, बसों, रेलों और अन्य स्थानों पर विभिन्न वस्तुएं बेचकर पैसा कमाते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। आगे है अनुसूचित जातियों की शिक्षा। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे कि वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें, और ऐसा किया भी जा रहा है। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी है। ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में। इस मकसद के तहत नई नीति में ये उपाय सोचे गए हैं। कौन से उपाय सोचे गए हैं? फर्स्ट है निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। दूसरा पॉइंट है नंबर 2 है सफाईकार पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी।
ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना उनके सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद्ध कार्य शुरू किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और जांच पड़ताल की विधि स्थापित करना कि जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कहीं गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठचर्या की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना। जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाना। नेक्स्ट है स्कूल भवनों, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के साधनों का उपयोग करना। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों की शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नए तरीकों की खोज जारी रखना। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा अनुसूचित जातियों को यानी अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए निम्नलिखित यानी तत्काल कदम उठाए जाएंगे। ये ऐसा बताया गया है। फर्स्ट है आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शाखाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों निर्माण का कार्य, शिक्षा के बजट, जवाहर रोजगार योजना, जनजाति जन कल्याण योजनाओं आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरुआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का उपयोग किया जाए तथा ऐसा इंतजाम किया जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट है बड़ी तादाद में आश्रमशालाएं और आवासीय विद्यालय खोले जाएं। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जिंदगी के तौर तरीकों और उनकी खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हों। उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी और व्यावसायिक पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठचर्या और अन्य कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आंगनबाड़ियाँ, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे और खोले भी गए हैं। नेक्स्ट है आदिवासियों की
समृद्धि, सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मक प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का जरूरी हिस्सा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए, यानी पिछड़े हुए, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी। अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफ़ी पिछड़े और वंचित हैं। यानी अल्पसंख्यक में कुछ वर्ग हैं जो कि काफ़ी पिछड़े और वंचित हैं। सामाजिक इंसाफ और समता का तकाजा है ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाए, यानी उनके सुधार में पूरा ध्यान दिया जाए। संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने तथा अपनी शैक्षिक संस्थाएं कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिए गए हैं वे सब भी इनमें शामिल हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और सभी स्कूली क्रियाकलापों में वस्तुगतता रखी जाए तथा सामान्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यानी अब प्रेरणा से संबंधित जो चैप्टर है, इस 6 चैप्टर को समाप्त होने के बाद इसमें अभी बहुत कुछ मैटर है जिसको हम डिस्कस करने के बाद, जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद अबाउट 150 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।